उन्हें मेरा इतना ख्याल तो है। और ये बंटी, गोल्डी, इनके मामा पापा जिनसे हमारी फैमिली टर्म्स थे, कभी उन्होंने मामा और पापा के जाने के बाद मेरे हालात जानने की कोशिश नहीं की और मैं कैसे रह रही हूँ। कल शाम को मामूली सी बात पर एक फ्यूल ख़त्म होने पर गोल्डी का रूखा रवैया और अजनबी अंदाज़, क्या इस वक्त इसने एक पल को भी सोचने की जहमत की होगी कि ख़त्म होने के बावजूद मैंने डलवाया क्यों नहीं। यकीनन मेरे पास पैसे नहीं होंगे, वरना ऐसी गैर जिम्मेदारी का सबूत तो पहले मैंने कभी नहीं दिया। इसने तो एक लम्हे के लिए भी गौर नहीं किया, तो ये कैसी दोस्ती है। ड्राइंग रूम में वही हड़बौंग मची थी। अब म्यूज़िक सुनने के साथ खाने पीने, बल्कि पीने पिलाने का दौर चल रहा था। ड्राइंग रूम से कैसी गंदी बू आना शुरू हो गई थी। गोल्डी और मानी सिगरेट पी रहे थे, जबकि फवाद सिगार पी रहा था। इसे सिगार की लत भी चंद दिन हुए लगी थी। ये सारे जितने भी इस ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उनके पेरेंट्स हराम हलाल सब कमाकर बेदर्दी से उन पर लुटा रहे हैं, बल्कि बेदर्दी से लुटाने में ये अपने पेरेंट्स से भी कई हाथ आगे हैं। इस लम्हे इन्हें एक पल को भी एहसास हो जाए कि इनकी सब अयाशियाँ एयर क्रैश में फना होने वाली हैं, तो क्या ये इस तरह ऐशो मस्ती में डूबे रहेंगे जैसे कल तक मैं भी इनके साथ। आज रात मेरी तो गेस्ट रूम में बुकिंग है, भोरबंद में। 100 यार, मैं तो निकल रहा हूँ, मेरी 1 घंटे बाद फ़्लाइट है। 2 दिन बाद मिलेंगे, शीला भी मेरे साथ ही आएगी। ओके, टेक केयर, बाय। मानी हाथ हिलाता डोलता बाहर निकल गया था। ओके बंटी, मैं भी चलती हूँ, 5 तो बजने को हैं। पहली बार यहाँ आने के बाद इसने टाइम देखा था, वरना इस घर में बंटी और गोल्डी के कंपनी में आने के बाद इसे कभी टाइम देखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। गोल्डी एनी के 7 साल जोड़े न जाने कौन सी बातों में मगन था। बंटी ने शायद सरसरी लहजे में रस्मन कहा था, अभी कुछ देर तो रुको और कुछ खा तो लो। अभी उन्होंने पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा मंगवाया है, बस आते ही होगा। नो थैंक्स, मुझे देर हो जाएगी। यूँ भी मुझे कैब से जाना है। क्यों, तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? ओ हाँ, कल भी तुम गोल्डी की गाड़ी से गई थी। पता नहीं इसने तंज किया था या यूँ ही शौक़ी से कहा था। ऐमन के दिल में कुछ तड़खा था। ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी ख़राब है इसलिए गैराज में भिजवा रखी है। भाई तो ठीक कराओ ना, अब इस तरह रोज़ रोज़ कैब से आना क्या अच्छा लगता है। अच्छा रुको, मैं गोल्डी से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कराए। न जाने कैसे इसे ख्याल आ गया था, वो गोल्डी से पूछने चल दी। वो तो ख़ुद गोल्डी को बुलवाने वाली थी जिस काम के लिए वो आई थी। अभी तक इसने ऐमन का सेल फ़ोन वापस नहीं किया था। यार रुको, अभी रात को चली जाना, अभी तो महफिल रंग पर आनी है। सुमेरा और फिज़ा आने वाले हैं, तुम भी रुको। गोल्डी आती इसे कंधों से पकड़कर अंदर खींचने लगा। नहीं गोल्डी, मुझे आज जल्दी जाना है, काम है। इसके लबों से यही निकल सका। पता नहीं आज क्यों इस महफिल में इसका दम घुट रहा था। दिल चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाए कहीं दूर। मुझे क्या हो रहा है, अपनी फीलिंग से इसे खुद भी उलझन हो रही थी। काम, वो हंसा तो हंसता ही चला गया। फ्रेंड्स, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, एमा को काम है। हाउ फनी एमा, यू आर जोकिंग। वो पागलों की तरह कभी एमा के, कभी पास खड़ी बंटी के कंधों पर हाथ मारता हंसता चला गया। इसके मुंह से बदबू के भपके आ रहे थे। अच्छा बस भी करो, अब और ज़्यादा ईमान को ड्रॉप कराओ, चलो जाओ। बंटी इसकी बेतुकी नॉन स्टॉप हंसी से जी भर कर बेजार हुई थी। अपनी स्लीवलेस शर्ट को कमर के पहलुओं पर नीचे खींचते हुए बेनियाजी से अंदर चली गई। अब तुम चलोगे मुझे ड्रॉप करने या नहीं? एमा ने इसे देखकर कुछ उकताहट से पूछा। वो अब अपनी आंखों में आए पानी को टिश्यू से पोंछ रहा था। ओके चलो। इसने अमन पर एहसान अजीम किया, ये देखे बगैर कि एनी इसे किस तैश के आलम में घूर रही थी कि इसकी नागवारी को पास आकर बैठती बंटी ने फ़ौरन महसूस कर लिया। इसने एनी की शोलाबाज निगाहों का ताक़ुब किया और इसे सब समझ में आ गया। वो दोनों जा चुके थे। गोल्डी, एक तो मेरा सेल वापस करो, दूसरे रास्ते में जाते हुए ज़रा गिराज से होते चलो, पता तो करूं कि गाड़ी का क्या बना। घर से निकलने से पहले इसने कहा था। बड़ी ही कमीनी हो, मैंने तो सोचा तुमने वो सेल मुझे गिफ्ट कर दिया। बड़े कमीने तो तुम हो, फ्यूल के बदले बैलेंस ले लिया सारा मेरे सेल का, और ये मैं तुम्हें गिफ्ट किस खुशी में दूंगी भला। अच्छी फ्रेंडशिप है कि ज़रा सा पेट्रोल क्या खर्च हो गया, तुमने आंखें माथे पर ही रख लीं। और मेरा, अरे यार तुम तो माइंड ही कर गई। ईमान से वाकई मुझे बैलेंस की ज़रूरत थी, समझा करो ना। लिली की मिस कॉल ने नाक में दम किया हुआ था। फ्यूल तुम उड़ाई, और कोई गाड़ी थी नहीं कि किसी सर्वेंट से कार्ड मंगवाता तो 2 घंटे तो लग जाने थे। और मैं, उफ, तुम्हें नहीं पता लिली क्या है। एक पल चैन नहीं आ रहा था किस तरह इससे कांटेक्ट करूं, और तुम बुरा ही मान गई। वो भोंडी सफाई देते हुए बोला, वरना अमन को याद था कि जिस लहजे और अंदाज में इसने कल बात की थी, इसमें फ्यूल बर्बाद होने का शौक़ ज़्यादा था और लिली से बात करने की बेताबी कम। बल्कि इसे पक्का यकीन था
गोल्डी ने इसका सेल महज इंतकामन लिया था। लो पकड़ो, कितनी घटिया हो गई हो तुम। इसने गाड़ी में बैठते सेल ऐमन की गोद में फेंका। ऐमन ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। गाड़ी तो ठीक हो गई है, ले जाना चाहें तो अभी ले जाएं। गैराज वाले अंकल इसे देखते ही लपक कर आए थे। ये बिल बना है। उन्होंने बिल इसके हाथ में थमाया। 35,000 रुपये। बिल पर नज़र पड़ते इसके होश उड़ गए। गोल्डी लापरवाही से अपने चेहरे पर आती बालों की लटों से खेलता, गाड़ी में चलते म्यूज़िक की धुन पर सीटी बजाता, टांगे हिलाता, बिल्कुल इसकी तरह मुतवज्जा नहीं था। बिल तो आपने बहुत ही ज़्यादा बना दिया, इसने दबे लहजे में कहा। ओ जी, जो कंडीशन थी गाड़ी की, बिल 50,000 का भी बन सकता था। इंजन तो खल्लास हुआ पड़ा था और बैटरी वो अपन। प्रोफेशनल लहजे में तेज़ तेज़ बताने लगा। ओके, मैं कल आकर गाड़ी ले जाऊंगी, थैंक यू। इसने उकता कर इसकी पूरी बात सुने बगैर बिल लपेटा और गाड़ी में बैठ गई। इतना बिल? और खाला जी बता रही थी 31,000 हैं, तो इसमें क्या बनेगा। अब तो शमशाद अंकल से मीटिंग नागुज़ीर हो गई है। पहली बार वो फ़िक्रमंद हुई थी और पहली बार इसे एहसास हुआ था खाला जी की बात कितनी सच्ची थी। अगर इस गोल्डी को पता चल जाए कि मैं खुदा न खास्ता कल लाश हो चुकी हूँ, तो क्या वो इसी फ्रेंडली रवैये के साथ मुझसे बात करेगा। किधर गुम हो गई। अंकल ने क्या लव लेटर दे दिया था जो अफलातून की तरह सोचों के समंदर में गोते ही खाने लगी। गोल्डी ने चुटकी बजाकर इसे मुतवज्जा किया तो ज़ख्मी से मुस्कुराहट के साथ इसे देखने लगी। अंकल शमशाद की आमद के ख्याल से खाला भी ने साथ वाले अंकल फ़िरोज़ के बटलर को बुलवाकर 2 स्पेशल डिशेस बनवा ली थीं और मीठे में ट्राइफल। ऐसे कोई कब तक किसी के काम करता है। चलो, घर के बजाय काम तो मैं खुद जैसे तैसे हाय वाय करते कर ही लेती हूँ, मगर इतने बड़े घर की सफाई तो मुझसे नहीं हो सकती ना। करने को तो कर लेती, मगर इन बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ। जब से वो कलसोम इसके साथ वाली माई दफान हुई हैं, घर की ढंग से सफाई नहीं हो सकी। अब ये मुआ बावर्ची 100 नखरे करके आया, फिर भी काम पड़ सकता है, यही सोचकर अब जाते हुए थोड़ी मुट्ठी गर्म कर दी। पर मनहूस के मुंह पर रौनक नहीं आई। सड़ी बुत्थी बना कर गया, जैसे हम पे कोई एहसान करके गया हो। ऐमन बेटी, सच्ची कहूँ इस तरह ज़िंदगी नहीं बीतेगी। या तो तुम कुछ काम धाम सीखो, कोई खाना हांडी चूल्हा सफाई सुथराई, या फिर कोई मुलाजिम रखो। भाई मैं साफ़ कहे दे रही हूँ, तुमने रोक तो लिया, पर मैं महीने से ज़्यादा नहीं रुकूंगी। एक नहीं, कई मजबूरियाँ हैं मेरी भी। या तुम मेरे साथ चली चलो, खुशी खुशी ले चलूँगी तुम्हें। उनकी तान इन्हीं बातों पर और इस आखिरी दिल जले मशवरे पर आकर ही टूटती थी, जिसे सुनकर वह अक्सर ही आग बगोला हो जाया करती थी। मगर आज तो सारे काम ही उल्टे हो रहे थे। इसे ज़रा सा भी तैश नहीं आया। यूं ही रिमोट हाथ में लिए चैनल पर चैनल बदलती गई। उठकर नहा धोकर कोई इंसानों वाला लिबास ही पहन लो। ये मुई तंग मोरी का पाजामा और बनियान हर वक्त चढ़ाई फिरती हो घर में, यहाँ भी और बाहर भी। अब तो ये तुम्हारे अब्बा के जानने वाले हैं, क्या अच्छा लगेगा उनके सामने ऐसे मलंगों वाली हुलियों में आना। क्या समझेंगे वो भला। 2 घड़ी चुप नहीं बैठ सकती थी, ये उनकी मजबूरी थी। और वो तो शायद उनके 10 बार कहने पर भी कभी चेंज करने ना उठती। खाला भी के मलंगों वाले हुलिया ने इसे जैसे किसी जहरीले कीड़े की तरह डंक मारा था। वो कुछ देर यूं ही बैठी सोचती रही, फिर रिमोट फेंक कर चली गई। या वहशत, अब भला क्या हुआ इसे। और गुमसुम ऐसी है कि दिल डरने लगा है मेरा। ऐसी चुप गड़ुप तो माँ बाप के मरने पर भी नहीं हुई थी। न जाने क्या सोचे जावे है, कुछ बताती भी नहीं। भाई साफ बात, हम ठहरे मिडल क्लास गरीब गुरबा। इन बड़े लोगों की ज़िंदगियों के ढंग ही अलग हैं, सोचने के रंग भी निराले होते हैं। है क्या हाथ भर की बड़ी बच्ची और ऐसी क़यामत से उफ्ताद कि इसे खुद भी इसकी संगीनी का एहसास नहीं। मेरे अल्लाह, तू ही रहम कर। उन्होंने मुट्ठी में पकड़ी तस्बीह खोली और सर बिठाकर अल्लाह का रहम मांगती तस्बीह के दाने घुमाने लगी। दूसरा लम्हा उनके लिए ख़ासा हैरान कुन था। वो डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के बड़े ही स्टाइलिश शलवार सूट में गीले बालों को ब्रश करती चली आ रही थी। लम्हा भर को तो उनका मुंह खुले का खुला ही रह गया। फिर सर हिलाते हुए आंखें बंद करके तस्बीह करने लगी। हाँ, ये ज़िंदगी के सान है। बड़ा हो, बच्चा हो, बादशाह हो या मलंग, हर किसी के कसबल निकाल देती है। ऐमन बीबी क्या चीज़ है। ये शमशाद मुआ आएगा भी या यूं ही। इस राशिद अंकल ने लारा लगा दिया, ज़रा फ़ोन करके पूछो। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। वो ख़ुद भी उकताई हुई थी इस फजूल इंतज़ार से। इस राशिद अंकल का तो होगा, इससे पता करो। उनके कहने पर वो उठ खड़ी हुई। वो कह रहे हैं शमशाद अंकल 10 बजे के करीब आएंगे। हम लोग डिनर पर उनका इंतज़ार ना करें, चले खाला भी खाना खा लेते हैं, उठें। वो बेजार से अंदर आकर बता रही थी, यूँ भी इसे खासी भूख लग रही थी, शाम को भी बस थोड़ी सी चाट ली थी। लो, हाथ धो गई। लोगों की तो गैर जिम्मेदारी की हद ही है। अल्लाह के बंदे, खाने पर नहीं आना तो कहलवा भेज।
अगलों का रिस्क क्या फालतू आया कि तेरे लिए पकवान पका कर बर्बाद करते फिरें। और इस मनहूस बावर्ची की 12 बजाती शक्ल भी भुगतनी पड़ी, जेब अलग गर्म करनी पड़ी। हमने खुद ही खाना था तो सादा कुछ भी पका लेती मैं। अब 4 पैसे आए हैं, इस तरह तो नहीं उड़ाते, फिर अल्लाह जाने कब रुपयों की शक्ल नज़र आए। खाना खाने के दौरान भी मुसलसल बुड़बुड़ाती रही। ऐमन चुपचाप खाना खाती रही। इतनी उदास, ऐसी अकेली सी शाम इसने कब गुजारी थी। जैसी दोपहर की धूप नर्म शाम में ढलने लगती, इसके कदम खुद ब खुद बाहर की तरफ बढ़ जाया करते थे। दूसरे गाड़ी की लाचारी, वो तो 15 साल की उम्र से ड्राइव कर रही थी, कभी गाड़ी के बगैर रही नहीं थी। और अब एक सरफरी सिंध के बुढ़िया के साथ इसे शामें बितानी पड़ रही थी। अपने ऊपर बेतहाशा तरस भी आ रहा था और गुस्सा भी। आखिर वो घर में क्यों बैठी है। 25-26 हज़ार देकर गाड़ी ले आती और किसी भी फास्ट फूड कॉर्नर पर जाकर किसी भी अपने जैसे मनचले जिंदा दिल दोस्त के साथ मज़े क्यों नहीं करती। आखिर कौन सी जंजीर ने इसे बांध लिया था। अंकल शमशाद की आमद से इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर कुछ पता नहीं इस घर के कागजात किधर हैं। खाला भी मुसलसल बोल रही थी, अब तो इसके कान कुछ सुन भी नहीं रहे थे। इस जुमले से चौंक गई। कौन से कागज़, वो नागवारी से बोली। ए बच्ची, इस कोठी की मलकियत के कागजात और कौन से कागज़, मुझे क्या पता, कंधे उचका कर बोली। शाबाशे बच्चे, जैसे लाओ बाली उमरिया अम्मा बाबा गुजार गए वैसे तुम गुजारना, बेहोश बेखुद। अब कल आँखों कोई दावेदार बनकर चला आए कि तुम्हारी बाबा ये घर इसके हाथ बेच चुके हैं, तो सोचो हम सड़क पर नहीं पड़े होंगे भला। वो जो ट्राइफल प्याली में निकाले यूं ही इसमें चम्मच चला रही थी। हक दक इन्हें देखती रह गई। अब आंखें खोलो, इन्हें गए 3 माह होने को आए। चलो ये हज़रत आते हैं तो देखते हैं कैसा इंकशाफ फरमाते हैं। मुझे तो लगता है। कुछ कहते कहते रुक सी गई। इसके उड़े उड़े से चेहरे पर नज़र पड़ी। चलो छोड़ो, देखते हैं क्या होता है, तुम खाओ। और नहीं खा लिया। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर खड़ी हो गई। खाला भी इन्हें कोफ्त भरी नज़र सामने टेबल पर फैले हुए खाने के बर्तनों पर डाली, जो सब इन्हें ही धोना पड़ने थे। अच्छे माँ बाप ने लाडों में रखा। नन्ही बेबी को चमचा धोना आता है ना अंडा उबालना। पता नहीं भाई ज़िंदगी में क्या करेगी। मैं क्या इसकी दुम के साथ लटकी रहूँ। बस भाई बहुत हो गया अब, और हमदर्दी नहीं होगी इन बूढ़ी हड्डियों से। अभी वो वकील आए तो पता चल जाएगा सब कुछ, कितने पानी में है। ना कुछ हुआ तो भाई ऐसी हमदर्दी को तो 7 सलाम। अगर अम्मा बाबा को छोड़ गए हुए, जिसकी उम्मीद कम ही है, तो 2-4 नौकर रखवा ले। तो चलो दिल पर पत्थर रखकर कुछ और महीने इधर काट लूँगी, पर इस हालत में सारा घर मेरे सर पे होना नामुमकिन भाई। वो बर्तन पटक पटक कर धोते बुड़बुड़ाई जा रही थी। पहले उनका इस घर में आकर कैसा दिल लगा करता था। जब भी आना होता वापस जाने को जी ही नहीं करता था। फिर शुमाइला थी इतनी मोहब्बत करने वाली, और ताहिर इससे बढ़कर हमदर्द तबीयत वाला। फिर इन दोनों ने जो उम्र भर उनके साथ नेकियां की थीं, वो खाली बैठकर उंगलियों पर गिनने की कोशिश करने लगती तो गिन भी ना पाती। हाय, अच्छे लोगों को रब भी कितनी जल्दी बुला लेता है। उन्होंने गंदे संदे बर्तन खंगाल कर यूं ही स्लेब पर डाल दिए। कुछ हाथों में दम नहीं था, कुछ बसारत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। और सबसे बढ़कर उनका दिल ही नहीं चाहता था कि जिस काम को दिल ना चाहे, इसे आज़ा कैसे खुश दिली से अंजाम दे सकते हैं। ए तो घंटी बजे जा रही है, और ये अमन कहाँ है। टूटी बंद करते उनके कानों में डोरबेल की आवाज़ पड़ी थी। दूर अमन के कमरे से आती विसडी की धमक इन्हें कॉरिडोर में जाते हुए सुनाई दी तो खून और खौल गया। बेहिस पत्थर दिल लड़की। अम्मा बाबा इकट्ठे गुजर गए, ये दुनिया में तन्हा रहेगी, ना कोई आसरा ना सहारा। और जिस दिन रात यो उछल कूद नाच गाने में दिल बहलाया जा रहा है। क्या ज़माना आ गया, अल्लाह की पनाह। वो गेट तक जाते बुड़बुड़ाती रहीं। शमशाद साहब ने ड्राइंग रूम में बैठते ही हाथ में पकड़े ब्रीफ केस खोल कर फाइलें निकालना शुरू कर दी। वो खाला जी के साथ अंदर आ तो गए थे, मगर उनकी तरफ कतन मुतवज्जा नहीं थे। ऐमन बेटी को बुलवाइए ज़रा। वो तमाम फाइलें सेंट्रल टेबल पर सजा चुके तो सुनहरे चश्मे के शीशों से झांकते हुए कहा, कैसी हो ऐमन बेटी। थोड़ी देर में वो आ गई थी। इसे देखती प्रोफेशनल से मुस्कुराहट लिए बोले, फ़ाइन अंकल। वो सामने पड़े सोफे पर टांग जमा कर बैठ गई। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं। मैंने सेमेस्टर तो ड्रॉप कर दिया। चिंगम चबाते हुए इत्मीनान से बोली तो उन्होंने सर हिला दिया, जैसे इन्हें इससे इसी जवाब की तवक्को थी। और क्या हो रहा है आजकल। उनके तमहीद बांधते इन लायानी सवालों से इसके चेहरे पर ही नहीं, परे बैठी खालाबी के चेहरे पर भी कोफ्त भरे तासुरात आए थे। क्या आपके इल्म में है कि आपके पापा ताहिर हफीज़ साहब आपके लिए क्या कुछ छोड़ गए हैं। उन्होंने बिलाखिर बात शुरू की। जी नहीं। वो टांग हिलाते हुए बबल बना रही थी। खाला भी जी भर कर उसके हिलजुल से बेमज़ा हुई।
یہ فائل ان کے شیئرز کی ساری تفصیل کے بارے میں جو مختلف کمپنیز میں تھے اور گزشتہ 10 سالوں سے جس طرح وہ اپنے شیئرز ان کمپنیوں سے نکلواتے رہے. آخری سال ان کے 25% شیئرز راشد غفار اینڈ کو میں اور دوسرے شفیق گروپ میں رہ گئے تھے جو انہوں نے اسی سال اپنے آخری سفر پر جاتے ہوئے نکلوا لیے تھے. یعنی اب ان کا کسی بھی کمپنی میں کوئی شیئر نہیں. مجھے بے حد افسوس سے کہنا پڑتا ہے. وہ کیا بول رہے تھے؟ خالہ بھی کے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا تھا، مگر ایمن کی ہلتی ٹانگیں ببل چوئنگم دانتوں اور داڑوں کے بیچ کہیں مردہ حالت میں چپکی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب پورے 5 منٹ تک ڈرائنگ روم میں جامد سناٹا رہا. اس سناٹے کو ایمن کے اٹک اٹک کر بولے گئے بے ربط سے جملے نے توڑا تھا. اس کا مطلب اگر آپ ان فائلوں کو پڑھنا چاہیں تو بالکل کلیئر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں ان تمام کی فوٹو کاپیز بھی کروا لایا ہوں. آپ کسی اور سے مشورہ بھی لے سکتی ہیں یہ پیپرز دکھا کر. انہوں نے میز پر پڑی سبز رنگ کی فائل اس کی طرف بڑھائی جسے ایمن نے پکڑنے کی کوشش بھی نہیں کی، صرف بے جان نظروں سے دیکھے گئی. میں اس سب سے کیا سمجھوں؟ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنا مدعا کیسے بیان کرے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاپا طاہر حفیظ صاحب نے بزنس میں تو آپ پہ یہ سمجھیں کہ ایک ڈھیلا بھی آپ کے لیے نہیں چھوڑا. آپ کہیں بھی کلیم نہیں کر سکتی. رہ گیا یہ گھر. انہوں نے ناک پر پھسلتی اینک کو درست کیا. یہ گھر، اس نے دھک دھک کرتے دل سے پوچھا. یہ گھر اپنے آخری سفر سے پہلے وہ راشد غفار صاحب کے ہاتھ بیچ گئے ہیں. بیگم صاحبہ کا آپریشن تھا جس کے لیے انہیں ٹھیک ٹھاک رقم کی ضرورت تھی اور رقم کا کوئی اور ذریعہ تھا بھی نہیں. ویسے وہ جاتے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دعا کرے ٹھیک ہو جائیں تو وہ واپس آ کر جم کر کسی بھی کاروبار میں تھوڑا بہت سرمایہ لگا کر پیر جمانے کی کوشش کریں گے. انہیں اس بار خود اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر جا رہے. پھر بھی وہ پر امید تھے کہ واپس آتے ہی وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر لیں گے. مگر موت نے ان کو مہلت ہی نہ دی. کہ تو یہ گھر بھی بک چکا کیا؟ خالہ بھی جو کتنی دیر سے منہ کھولے انگلی ٹھوڑی پر رکھے حیران ششدر سے سن رہی تھی ایک دم سے بولی. شمشاد صاحب نے ایک نظر انہیں دیکھا. یہ راشد غفار صاحب کی ملکیت کے پیپرز ہیں جن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ طاہر نے یہ گھر انہیں بیچ دیا تھا اور جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے آپ دونوں اس گھر میں رہیں گی. اور اب تو ان کی المناک موت کو بھی 3 ماہ ہونے کو ہے. ظاہر ہے راشد صاحب کب تک انتظار کریں گے؟ ایمن کچھ بھی نہیں سن رہی تھی. تو آپ مجھے خیرات دے رہے ہیں؟ کتنے استحقاق کے ساتھ وہ صبح آفس گئی تھی اور کیا شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھی بڑی حقارت سے ان نوٹوں کو دیکھ رہی تھی جو یقیناً انہوں نے اپنی زکوٰۃ یا خیرات میں سے نکال کر اسے دیے تھے. آپ آسان لفظوں میں بتائیں اب ایمن کے نام کیا ہے؟ خالہ جی کو شاید یقین نہیں آیا تھا یا شمشاد صاحب کے الفاظ سے تسلی نہیں ہوئی تھی. بے چین سی ہو کر پھر پوچھنے لگیں صاف لفظوں میں کچھ بھی نہیں. انہوں نے سر جھکا کر شکست خوردہ سے انداز میں کہہ کر ان 2 فائلوں کے سوا باقی فائلیں دوبارہ بریف کیس میں رکھنا شروع کر دیں. ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا کھاتا پیتا اتنا کاروبار کرنے والا شخص وہ مرے تو پیچھے پھوٹی کوڑی نہ چھوڑ کر گیا ہو. میں بھی صاف لفظوں میں کہوں مجھے سب دھوکہ لگتا ہے، فراڈ. خالہ جی ایک دم تیش میں آ کر بولی. آپ کو حق ہے، آپ کوئی بھی دوسرا وکیل کر کے کسی بھی کورٹ میں جا سکتی ہیں، مگر جانے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر بالکل سچ آپ سے کہہ رہا ہوں. پھر بھی آپ اپنی تسلی کروا سکتی ہیں اور یہ کہ انہوں نے بریف کیس اٹھایا اور کھڑے ہو گئے. ان کا طرز زندگی اور بیگم صاحب کی بیماری سب آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود اگر آپ کیس کرنا چاہیں تو آپ کو حق حاصل ہے. اللہ حافظ بیٹا. کوئی بھی مزید مسئلہ ہو یا کچھ اور اپنا کارڈ میں چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے. وہ ایمن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لمحہ بھر کو رکے پھر باہر نکل گئے. خالہ بھی ان کے باہر نکلتے دوپٹے کا پلو منہ کے آگے رکھ کر پھپک پھپک کر رونے لگیں. خالی نظروں سے انہیں روتا دیکھتی رہی. ہائے ایسے بھی خود غرض ماں باپ ہوتے ہیں، دنیا میں اپنی پھول سی معصوم بچی کے لیے کوئی پیسے دھیلے کا آسرا بھی نہ چھوڑ کر گئے. نہ گھر نہ در، کدھر جائے گی وہ دھکے کھانے؟ ایک چھت تھی، اس کا آسرا تو رہنے دیا ہوتا اس کے سر پر، وہ بھی بیچ باچ. قرب قیامت ہے، قرب قیامت. خالہ جی رونے کے ساتھ اپنے محبوب مشغلے میں مصروف ہو چکی تھیں. وہ کسی معمول کی طرح اٹھی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی. اگر یہ گھر نہیں ہوگا، بینک میں بیلنس نہیں ہوگا، بیگ میں روپے اور سیل فون نہیں، گاڑی میں فیول بلکہ گاڑی نہیں ہوگی تو کیسی ہوگی یہ زندگی؟ نہیں یہ زندگی تو نہیں ہو سکتی. اگر یہ زندگی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ ایسی چیز کو ہم کیا نام دیں گے؟
भला जिसमें आपके पसंद के इंटीरियर के साथ डेकोरेटेड रूम नहीं होगा। बस अब क्या करना चाहिए? पापा ने इन वोकेशंस में प्रॉमिस किया था कि ऑस्ट्रेलिया ले जाने का, एक वाहिद इस जगह के टूर का। मुझे शौक़ था वाहिद इस जगह का। और ये घर, इसने नंगे पाँव बेजान कदमों के साथ सारे घर में फिरना शुरू कर दिया। इसे घर कितना अजनबी सा लग रहा था। इसके दरो दीवार में कभी इसे अपने लिए अजनबियत महसूस नहीं हुई थी, तो आज बिछड़ने का खौफ क्यों डराने लगा? भला वो इस अजनबी घर से ज़्यादा बोर्डिंग में खुश रहा करती थी। बोर्डिंग के अकेले अकेले कमरे से ज़्यादा भाते थे। वो जब भी इस घर में आती तो उल्टी गिनती शुरू कर देती कि बोर्डिंग जाने में कितने दिन रह गए। वो कॉरिडोर में किसी साई की तरह चलती हुई लिविंग रूम के नीम तारीख कमरे के बीचों बीच खड़ी होकर कीमती पेंटिंग से सजी दीवारों, सोफ़ों, कारपेट, पर्दों, कीमती फानूस और आराइश की दूसरी अशिया को यूँ सरसरी नज़रों से देख रही थी, जैसे आज पहली बार इसके इल्म में घर का ये कमरा आया हो। चंद लम्हे खड़ी गहरे गहरे सांस लेती रही, फिर दबे पाँव कमरे से बाहर निकल आई, जैसे इस कमरे में कोई सोया हो और ज़रा सी आहट से जाग जाएगा। कभी दिल में एक लहजे के लिए भी ये ख्याल नहीं उभरा था कि कभी ये घर इससे छिन जाएगा, ये छीन लिया जाएगा। आज जब छिन जाने का एहसास पैदा हुआ तो इसके शऊर ने जैसे आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द सब चीज़ों को गौर से देखना शुरू किया था। और अब यूँ गौर से देखने का क्या फ़ायदा? वो थक कर इसी हौज़ की मुंडेर पर टांगे लटका कर बैठ गई। लॉन की लाइटें बंद थी और हौज़ का शावर भी। वो सर उठाकर ऊपर फैले वसी और इस आसमान की तरफ देखने लगी। ये क्या हिमाकत है अमन? हम क्या करेंगे भला? इन हराम खोरों ने कम खाया होगा। हाय हाय, दुहाई के बैठे बिठाए दो कौड़ी के भी नहीं रहे हम। मैं नहीं मानती कि शुमाइला और ताहिर ऐसे कम अकल नादान होंगे कि अपना सब कुछ ही। नहीं नहीं, तुम्हारा दिल मानता है? वो दराज पे हाथ जमाए कहते फिर से रोने की तैयारी पकड़ने लगी। हाँ, मेरा दिल मानता है। वो ऐसे ही थे, सिर्फ खुद से मोहब्बत करने वाले। इन दोनों की ज़िंदगी में मेरी अहमियत सिफर से भी कम थी। उन्होंने बेटी तो क्या, मुझे किसी खिलौने के बराबर भी नहीं जाना। अगर जाना होता तो इसका गला रौंद गया। इसने खाला भी के हाथ झटके से परे हटाकर दराज खोली और इसमें पड़े नोट उठाकर कंधे से लटके बैग में डाले और खाला भी की सुनो रुको रुको नज़रअंदाज करती तकरीबन भागती बाहर निकल गई। राशिद अंकल हैं। उनका पियोन एक बार फिर उसकी राह में मुज़ाहिम हुआ था। अब केस ने करोफर से आगे बढ़कर दरवाज़ा धकेलने से इज्तनाब किया। अभी निकल कर गए हैं, आप देख सकती हैं। शायद अपनी पिछली खातिर पियोन को याद थी, जो मुअद्दब अंदाज में उठते हुए इसने कमर ज़रा सी खमीदा करके गिलास डोल धकेल दिया। कमरा वाकई खाली था। वो उनके पिए के पास चली आई। ये कुछ रकम है जो राशिद साहब को देनी है और इन्हें कहिएगा अपनी खैरात आइंदा मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया कीजिए। इसने नोट निकाल कर उसके टेबल पर रखे और उसकी हैरत को नज़रअंदाज करते हुए वापस मुड़ गई। हाय, वो बाहर निकल रही थी और वो अंदर जा रहा था। टक्कर तो नहीं हुई, मगर रास्ता देते हुए जैसी इसकी निगाह अमन पर पड़ी वो बुरी तरह से चौंका था। अब वो दूसरा गोल्डन चांस मिस नहीं करना चाहता था। फ़ौरन इसके सामने जा खड़ा हुआ और बोला हाय। अमन ने एक सरसरी निगाह इस पर डाली, स्पाट चेहरा लिए मोड़ने लगी। सुनिए, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। एक बार फिर लपक कर सामने आया। ब्लू शर्ट के साथ ब्लू पैंट कोट पर मरून टाई लगाए अमन को एक अजनबी लगा था। यूँ भी इस लम्हे इसका दिमाग बिल्कुल हाजिर नहीं था। जी फरमाइए। तो नक कर कमर पर हाथ जमा कर बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं शायद। उस रोज़ शाम को मैं आपकी गाड़ी नहीं बल्कि आपने मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी थी। वो वजह मुलाकात बताते हुए अच्छा खासा बेवकूफ़ लग रहा था। तो आप दोबारा ज़िंदा कैसे हो गए? अगर मैंने आप पर गाड़ी चढ़ा दी थी तो? वो इसी तरह स्पाट लहजे में बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई सीरियस इंजरी, आई मीन सिर्फ माइनर सी चोट कंधे बाजू। वैसे आप शक्ल से तो अच्छे खासे समझदार पढ़े लिखे किसी हद तक महज़्ज़ब इंसान भी लगते हैं। 3 दिन बाद किसी होने वाली मामूली इंजरी का पेनल्टी मांगना, इसको क्या कहेंगे भला? और यूँ भी भला इस सब याद दिलाने की क्या ज़रूरत थी? कोई और भी बहाना किया जा सकता था तारुफ हासिल करने के लिए। इसके अंदर बैठे समझदार शहरियार ने इसे झिड़का। यूँ भी ये तारुफ हासिल करने का तरीका खासा पुराना और अहमकाना सा है। वैसे मुझे अमन कहते हैं। आप इस रोज़ भी इधर ही मौजूद थे। मैंने राशिद अंकल के कमरे से निकलते हुए आपको देखा था। जॉब करते हैं इधर? उफ़, किस कदर काइयाँ लड़की है। यानी इस रोज़ भी मुझे ताड़ चुकी थी, जबकि मैं समझा सिर्फ मैं ही इसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। लगता है आप काम और अकल दोनों से फारिग हैं। सॉरी, मुझे ज़रा जल्दी है। वो इसे यूं ही खड़ा छोड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ी। सॉरी मैं, वो इसके पीछे जा पहुंचा। सॉरी फॉर व्हाट? वो तीखी निगाह लिए पलटी।
میں واقعی آپ کا تعارف حاصل کرنا چاہتا تھا اس شام حادثاتی طور پر آپ سے ٹکرانے کے بعد۔ آپ رات بھر اداس سے اگلے 2 دن خاصے ڈسٹرب رہے ہے نا؟ فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو اس نے مجرمانہ انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ یا آپ لوگ رٹے رٹائے ڈائلاگ استعمال کرتے تھکتے نہیں؟ اب تو لڑکیاں اتنی فارغ نہیں ہوتی کہ فضول محبت کے ڈائلاگ سن سن کر چھوئی موئی ہنستی رہیں۔ آپ تو مجھے معقول آدمی لگتے ہیں۔ اس کے اندر کھولن سی تھی جسے وہ کہیں نہ کہیں تو نکالنا چاہ رہی تھی۔ تو آپ کے خیال میں بیچارے معقول آدمی کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ وہ اس کے ساتھ ہی لفٹ میں آ گیا۔ دل؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ کیا واقعی ان گھسے پٹے ڈائلاگز میں کہیں دل بھی انوالو ہوتا ہے؟ سچ کہیے گا۔ اتنی کم عمر سی لڑکی اور ایسی پتے کی بات ہے۔ لگتا ہے شہریار میاں دال نہیں گلے گی، اس نے سوچا۔ کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے۔ اس نے نیم دلی سے اس کی بات کی تائید کی تھی، اور یہ کبھی کبھی سال میں، مہینے میں یا دن بھر میں کتنی بار وقوع پذیر ہوتا ہے؟ زندگی میں ایک بار۔ واو، پتے کی بات۔ تو باقی جو اتنی بار افیئرس چلتے ہیں انہیں کیا کہیں گے؟ ریہرسل۔ وہ فوراً بولا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھل کر مسکرا دی۔ آپ میں عاشقوں کی پہلی صفت تو کنفرم ہو گئی، محفوظ ہوتے ہوئے بولی۔ اسی وقت لفٹ نے فرسٹ فلور پر قدم جمائے تو دونوں دروازے کھلتے ہی باہر نکل آئے۔ کون سی صفت؟ وہ اس کے ساتھ آنے پر چڑی نہیں تھی، یہی کافی تھا۔ ڈھٹائی۔ دونوں ریسپشن سے گزرتے ہوئے باہر آ گئے۔ تھینکس، آپ نے مانا تو؟ وہ خوش ہو گیا۔ کیا؟ وہ غائب دماغی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ عاشق۔ وہ ترنگ میں آ کر بولا تو اس نے گردن گھما کر باقاعدہ اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے سے کچھ گڑبڑا گیا، جبکہ وہ چند لمحوں بعد خود بخود مسکرا دی۔ آپ ہنسی کیوں؟ اس کی مسکراہٹ سے شہ پا کر بولا۔ ایک عاشق سے مل کر خوشی ہوئی اس لیے، مگر آپ ہنسی تو اس طرح تھی جیسے کسی پاگل سے ملاقات ہو گئی ہو۔ ایک ہی بات ہے۔ وہ گلاسز لگاتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی۔ ویسے بائی دا وے، آپ کہیں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں؟ وہ ایک سٹیپ نیچے اترتے ہوئے بولی۔ مطلب کسی کام سے؟ کام سے تو لگا ہوا ہوں، وہ اپنی طرف سے معنی خیز انداز میں بولا، جس کا اس نے نوٹس نہ لیا، اور آگے بڑھ گئی۔ میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اسے پارکنگ ایریا کے پاس سے یوں ہی گزرتے دیکھ کر اسے خیال آیا تو تیزی سے اس کے پاس پہنچ کر بولا، گاڑی ہے آپ کے پاس؟ وہ مڑ کر بولی، مانگے کی۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ اوکے، مجھے ذرا مارکیٹ تک ڈراپ کرتے ہیں۔ شہریار کو 1% امید بھی نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ واقعی اس کی زندگی میں آنے والی لڑکیوں میں سے یہ لڑکی بہت مختلف تھی۔ وہ یہی سوچتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دوسری طرف کا دروازہ کھولنے لگا۔ ویسے میں آپ کو بھی ڈرائیونگ کی دعوت دیتا، مگر کیا کروں، گاڑی مانگے کی ہے، اس لیے رسک نہیں لے سکتا۔ وہ گاڑی بیک کرتے خوش دلی سے بولا تو مسکرا دی۔ اس وقت اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ آپ نے میرا نام نہیں پوچھا؟ مین روڈ پر آتے ہی اسے خود خیال آیا تو پوچھا۔ بتا دیں۔ وہ اپنے خیالات سے چونک کر یوں بولی جیسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شہریار کو تھوڑا سا ناگوار گزرا۔ مجھے شہریار کہتے ہیں۔ اس نے دل پر جبر کر کے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے جواب میں ہوں بھی نہیں کہا، شاید سنا بھی نہیں تھا۔ شہریار کو اس کی بے نیازی پر خاصا طیش آیا، مگر پی گیا۔ کولڈ ڈرنک پئیں، یہ اسپاٹ ہے۔ ایک کولڈ کارنر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر دل پر جبر کر کے پوچھا۔ نو تھینکس۔ مسلسل وہ ونڈو اسکرین سے باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ اسپاٹ لہجے میں بولی، ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ شہریار تھوڑی دیر بعد پھر امید بھرے لہجے میں بولا، ہو گئی، پلیز یہیں روک دیں۔ اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ کچھ شاپنگ کرنا ہے تمہیں؟ اترتے اترتے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی اب اچھی خاصی کم عمر ہو، میں کیا بدتمیز بنا آپ کرتا رہوں؟ تو کیا میں ویٹ کر لوں؟ اس نے فوراً تم کی وضاحت کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شکریہ، مجھے ٹائم لگے گا، میں چلی جاؤں گی، بائے۔ وہ کہہ کر نیچے اتر گئی۔ چلی جاؤں گی کسی اور کے ساتھ لفٹ لے کر؟ وہ اس کے اترتے ہی بڑبڑایا۔ حرج کوئی نہیں، اگر کچھ دیر انتظار کر لیا جائے۔ آج تو قسمت مہربان ہوتی لگ رہی ہے۔ اس نے وائبریشن پر لگے موبائل کی تھر تھراہٹ کو محسوس کرتے پاکٹ سے نکالا۔ آفس سے فون تھا۔ یقیناً اسے جس کام سے بھیجا گیا تھا اس میں اتنا وقت تو نہیں لگ سکتا تھا۔ سالے کو گاڑی کی فکر ہوگی اور بس۔ اس نے لب بھینچ کر کہا اور موبائل دوبارہ پاکٹ میں ٹھونس دیا۔ ارے آپ ابھی یہیں ہیں؟ اوکے، پھر ذرا مجھے گیراج تک ڈراپ کر دیں، مجھے اپنی گاڑی وہاں سے لینی ہے۔ تھوڑی دیر میں آ گئی تھی اور بے تکلفی سے کہتے ہوئے خود ہی دروازہ کھول کر بیٹھ بھی گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔
یہ کافی ہیں، مجھے پتہ اتنا کام نہیں تھا، آپ نے تو خاصا لمبا چوڑا بل بنا ڈالا۔ اس نے 28,000 روپے گراج کے مالک کو زبردستی تھمائے، اگرچہ وہ مسلسل انکار کر رہا تھا۔ جی، آپ نے گاڑی کی حالت دیکھی تھی؟ گنج بخش والے سے لوہے کے بھاؤ بھی نہ خریدتے۔ آپ تو یہ سمجھیں کہ میں نے لوہے کی باڈی میں جان ڈالی ہے۔ پورے 50,000 کا کام تھا جو میں نے صرف آپ کا لحاظ کر کے۔ یہ کم ہے بھائی، 2,000 تو اور دیں۔ وہ مصر تھا، پلیز انکل یہ کافی ہیں، اور سچ کہوں اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بمشکل اس نے کہا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، پھر ادھر سے گزریں تو دے جائیں۔ وہ جیسے ادھار پر بے فکر ہو گیا۔ ہرگز نہیں، دوبارہ کا تو میں وعدہ بھی نہیں کرتی، بس اس بار اتنے ہی ٹھیک ہیں۔ گاڑی لے جاؤں میں؟ ہاں، او چھوٹے، بی بی کو گاڑی لے جانے دو۔ استاد کی آواز پر 13 سالہ لڑکا سلیٹی رنگ کا پھٹا پرانا پیون لگا، جگہ جگہ گریس اور پٹرول کے دھبوں سے رنگا ہوا شلوار سوٹ پہنے کسی گاڑی کے نیچے سے نکلا تھا۔ گریس اس کے ہاتھوں اور منہ پر بھی لگی تھی۔ ایمن 2-3 بار پہلی بھی ادھر آتی رہی تھی، اس لیے چھوٹے کو شکلاً پہچانتی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھتی دانت نکالنے لگا۔ کیسے ہو؟ واہ، گاڑی تو انکل نے واقعی نہیں کر دی ہے۔ اپنی گاڑی کی چمک دمک دیکھتے وہ کھل اٹھی۔ تھوڑی دیر میں شہریار اپنی گاڑی میں اور وہ اپنی گاڑی میں آگے پیچھے روانہ ہوئے تھے۔ او رکیں، سنو، چھوٹا ان دونوں کے وہاں سے جاتی ایک دم چہکا تھا، بلکہ ان کی گاڑیوں کے پیچھے چند قدم بھاگا بھی۔ اوئے کیا ہو گیا؟ جلدی کر، ادھر اتنا کام پڑا ہے، شام تک وہ شیخ صاحب آ جائیں گے اپنی گاڑی لینے۔ چل مر، جلدی ہاتھ چلا۔ پیچھے سے استاد کی دہاڑ پر وہ پلٹا اور اس گاڑی کے نیچے گھس گیا جس کے نیچے پہلے لیٹا وہ کام کر رہا تھا۔ کیا بی بی کا کوئی پرس ورس تو نہیں گر گیا یا کوئی نوٹ ووٹ؟ اس کے ساتھ دوسری طرف لیٹا لڑکا اس کے کھوئے کھوئے سے انداز دیکھ کر بولا۔ اپنی ایسی قسمت کہاں، وہ آہ بھر کر بولا۔ وہ دوسری گاڑی دیکھی تھی تو نے، وہ جو بی بی کے ساتھ بندہ تھا؟ وہ والی میں تو اس کی ٹانگ پر کسی نے زوردار ٹھڈا مارا تھا۔ بدبختو، باتیں بنائے جانا، کام کوئی نہ کرنا، پھر روپے پیسے کاٹ لوں تو تمہاری ہڈ حرامی کی تو گھر والے روتے پیٹتے آ جاتے ہیں۔ تمہارا کیا جاتا ہے؟ کام کروانے والے دیر سویر ہو جانے پر آ کر تو میری جان کو سیاپا ڈالتا ہے نا۔ تم تو دہاڑی لے کر چلتے بنتے ہو، کام کرو ہڈ حرامو۔ استاد کے ٹھڈے ہی نہیں، پھٹکار بھی ایسی زوردار تھی کہ دونوں سانس نکالے بغیر اپنے اپنے کام میں منہمک ہو گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا دوسری بار استاد ٹھڈے کا استعمال نہیں کرے گا، بلکہ ایسے کاموں کے لیے بڑے اوزار تھے، اور دوسری مار ان ٹھڈوں سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی تھی۔ خوف کے مارے دوبارہ کام ختم کرنے تک ان کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا تھا۔ انکل کوئی گنجائش کچھ ہو؟ وہ ایک دن پہلے گولڈی کے چچا بیرسٹر فتح محمد کو پاپا کے بزنس سے متعلق جتنے بھی ڈاکومنٹس شمشاد انکل دے کر گئے تھے، جو کچھ اسے ان کی ذاتی الماری کے پوشیدہ لاکر سے مل سکا تھا وہ انہیں دے گئی تھی کہ وہ بتائیں کہیں کسی بزنس، کسی کمپنی، کسی بینک میں ان کے کوئی اثاثے ہوں۔ نہیں ایما، میں نے سارے پیپر، سارے ڈاکومنٹس سب پوری رات اور دن کے دوران اچھی طرح اسٹڈی کیے ہیں۔ کسی فیکٹری کاروبار میں ان کا ایک بھی شیئر نہیں بچا۔ ہم کسی بھی پوائنٹ کو لے کر کورٹ جا کر اپیل نہیں کر سکتے، کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ صورتحال کوئی اتنی حیران کن بھی نہیں۔ اصل میں تو یہ ان کا ڈاؤن فال گزشتہ 6-8 سالوں سے جاری تھا۔ ان کے سارے پیپرز بتاتے ہیں کہ 8-10 سال پہلے واقعی ان کے شیئرز ایک نہیں بہت سی کمپنیز میں تھے، مگر وہ آہستہ آہستہ سال 6 مہینے میں ایک ایک کر کے نکلواتے رہے۔ صرف یہی نہیں، ان کے 4 بینکوں میں اکاؤنٹ تھے۔ اب ان کے غیر ملکی سیر و تفریحی دورے، وہاں کی رہائش، کھانا پینا، دوسرے اخراجات کا اگر حساب لگائیں تو سب کچھ بیلنس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور پتہ ہے، انہوں نے گھر میں موجود تمام سامان کے ساتھ سیل کیا ہے۔ خدا معلوم انہیں کیا ایسی اشد ضرورت تھی کہ گھر کی ہر چیز ایسی ہی بنیاد پر سیل کر دی گئی۔ میری تو عقل حیران ہے، ورنہ طاہر حفیظ ایسا نادان، ایسا کم عقل تو نہیں تھا کہ تمہارے لیے کچھ بھی۔ سوری بیٹا، وہ نان سٹاپ کہتے جا رہے تھے، اور وہ جیسے کسی گہری دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔ آنکھوں میں اترتی آنسوں کے دھن میں اسے گولڈی کے چچا کا چہرہ بھی غیر مبہم سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یک ٹک ان کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ میں کیوں روؤں؟ میں نہیں روؤں گی۔ اس نے اس دوران صرف ایک فیصلہ کیا، اور کتنی دیر کا رکا ہوا سانس سینے سے خارج کیا، پلکوں کو زور سے جھپکا۔ سارا ریلا ندی کے بیچ سے کناروں کی جانب منتقل ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہاری ماما کو کوئی اکاؤنٹ، ان کی جیولری، گھر جا کر دیکھو شاید کچھ ہو۔ وہ اس سے ہمدردی کر رہے تھے۔ وہ ماں باپ جو اس کے لیے پھوٹی کوڑی تک نہ چھوڑ کے گئے، وہ کوئی خفیہ خانے میں سونا چاندی کیا پیتل تانبا بھی نہیں چھوڑ کر گئے ہوں گے۔ جو گھر کے برتن فرنیچر تک سیل کر گئے، وہ اس کے لیے بھلا کیا چھوڑ کر گئے ہوں گے۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ ارے ایما، رکو تو بیٹا، یہ پیپرز فائل تو لے جاؤ، اور سنو،
परेशान नहीं होना, ऐसे अप्स एंड डाउन ज़िंदगी का हिस्सा हैं। गोल्डी के चचा कहते हुए इसके पीछे लपके थे। उनके हाथ में फ़ाइल भी थी जो अब उसके लिए रद्दी कागज़ों के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं थी। हाय एम्मा, तुम अच्छे वक्त पर आई। बड़ा ज़बरदस्त गेट टुगेदर है आज फवाद की तरफ से एनी के एजाज़ में। इसने तुम्हें भी इनवाइट किया है। गोल्डी के चचा के घर से निकलकर अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर जा रही थी जब गोल्डी अपने घर के गेट से निकलते हुए इससे टकराया था। एमन ने अजनबी नज़रों से इसे देखा। क्या हुआ, खैर तो है? ऐसी रूठी रूठी निगाहों से क्या देख रही हो? वो अपने शानों पर पड़े ताज़ा शैम्पू किए बालों को उंगलियों से संवारते हुए मुस्कुरा कर बोला। गोल्डी, एक बात कहूँ? खुद पर काबू पाते हुए बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बोली। हाँ बोलो, अंदर तो चलो, इसने कहते हुए इसका हाथ खींचा। पता है, मुझे भी ये बात अभी पता चली है। वो अपना हाथ इससे छुड़ाए बगैर ज़रा इसकी तरफ झुक कर बोली। कैसी बात? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। आई एम इन लव। वो निचले होंठ का कोना दांतों तले दबा कर बोली। रियली? हु इज़ लकी मैन? वो एकदम से एक्साइटेड होकर बोला। वो तुम हो डियर फ्रेंड। वो कोई भी तमहीद बांधे बगैर फ़ौरन बोली कि पल भर को तो गोल्डी जैसे सुन्न हो गया। किसी ने यख पानी की बाल्टी इस पर उंडेल दी हो तो मजाक कर रही हो? इसने ठंडे लहजे में कहते हुए आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ दिया। ऐसे मामलों में मजाक नहीं हुआ करते, तुम जानते हो। बुरा मान कर बोली। तो तुम सीरियस हो? गोल्डी डरे डरे से अंदाज में बोला। ऑफ कोर्स। वो बाइतमाद लहजे में कैचर में जकड़े शोल्डर कट बाल झटक कर बोली। इसके चचा के पास बैठे दिलो दिमाग पर जो गुबार सा छाया था एकदम से छट गया। गोल्डी के चेहरे के तासुरात पूल लाइट की मिल्कजी रोशनी में खासे मज़हका खेज़ और थोड़े परेशान कुन थे। तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो इसके चेहरे पर नज़रें जमा कर बोली। हाँ हुई है। बादले नाख्वास्ता मुस्कुराया था। तो फिर? वो इस्तफहामिया निगाहों से इसे देखने लगी। तो फिर क्या? गोल्डी ने गर्दन झटकी। विल यू मैरी मी? पहले की तरह तमहीद बांधे बगैर बोली थी। व्हाट? गोल्डी पर दूसरी बार किसी ने यख बाल्टी उंडेल दी। ए कुछ सुना तुमने? वो हंसते हुए इसका कंधा हिलाकर बोली। हाँ सुन लिया, ज़रा इधर देखो। इसने एमन की गर्दन में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया और नाक सुकेड़ कर उसकी तरफ देखा। फिर इसका मुंह सूंघने लगा। पी कर आ रही हो है ना? वो मशकूक लहजे में बोला। तुम्हारे चचा बैरिस्टर फ़तेह मोहम्मद ने पिलाई है। वो हंसते मज़े से बोली। तुम्हें हुआ क्या है? गोल्डी ज़िच हो गया। क्या तुम्हें बुरा लगा? वो संजीदा होते हुए बोली। क्या? गोल्डी अब इधर उधर देखते हुए भागने के चक्कर में था। मेरा यूँ इजहार मोहब्बत? तुम खुद ही तो कहते हो दोस्तों को आपस में फेयर होना चाहिए। हाँ वो तो है, मगर इतना भी फेयर नहीं होना चाहिए। वो दिल में कुढ़ा। वो क्या है ना गोल्डी, माँ पापा के बाद मैं ख़ुद को इतनी तन्हा अकेली महसूस कर रही हूँ कि कोई हो जो मेरा हो, मेरा अपना। इसलिए तुमसे तो बचपन से ही आ रही है। तुम जितनी भी खाला बी के कहने पर पार्टनर का सोचा, नज़रों के सामने तुम्हारी सूरत आ गई। शायद ये तुम्हारी पुरखलूस बेलौस दोस्ती का असर है कि जो मुझे मोहब्बत की तरह लगा। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। वो बात से बात निकालती चली गई। गोल्डी ने कदरे बेबसी से इसे देखा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। वो वाज़े तौर पर नज़रें चुरा कर बोला। और वो जो तुम कहा करते थे जब भी शादी करोगे एम्मा जैसी फ्रैंक लड़की से करोगे, और मामा पापा के क्रैश के बाद जिस तरह तुमने मेरी दिन रात दिलजोई की और बार बार मैसेज करते थे एम्मा डोंट वरी, तो बस इन्हीं बातों ने पता नहीं कैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए नया जज्बा जगा दिया और मैंने तुमसे कैसे इजहार मोहब्बत कर दिया मुझे पता भी नहीं चला। शायद तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। अब इसे सचमुच गोल्डी की हालत पर मज़ा आ रहा था। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो फवाद की तरफ चलते हैं, इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। इसे बिलाखिर मौजू बदलने का मौका मिल ही गया। ओके, तुम अच्छी तरह सोच कर मुझे 1-2 दिन में बता देना और मैं ज़रा तैयार होकर आती हूँ। फवाद की तरफ तुम चलो, बाय। वो हाथ हिलाती खुले गेट से बाहर निकल गई। ये से हुआ क्या है? गोल्डी वहीं खड़ा सोचता रहा। यकीनन कोई चक्कर है, वरना एम्मा और हाथ पकड़ा दे। दाल में कुछ काला है। और ये अंकल की तरफ क्या कर रही थी? वो इसके आगे से गाड़ी से ले जाते हुए हाथ हिलाती चली गई तो वो कुछ सोचते हुए अपने चचा की कोठी की तरफ बढ़ गया। बैरिस्टर साहब की गाड़ी खड़ी थी। इसका मतलब है एम्मा अंकल से मिलने आई थी। क्यों? ज़रा पता तो करें। वो लंबे लंबे डग भरता कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर, हरी भिंडियाँ, गोल गोल हरियाले टिंडे। वो मुंह के आगे हाथ रखे अपनी फटी आवाज़ को भोंपू बनाए रेडी पर रखी सब्जियां धकेलता अहाते में दाखिल हो रहा था। अंदरूनी शहर का है ये एक नहीं अनगिनत घराने यहाँ आबाद थे। निचला कमरा किसी एक कुनबे के पास था तो ऊपर छत पर बरामदा और कमरा किसी दूसरे घराने के कब्ज़े में।
यहाँ किसी एक घराने के पास भी 2 से ज़्यादा कमरे नहीं थे। कम ही घरों के पास अलहदा बावर्ची खाना या गसल खाना था। हर मंजिल पर एक गसल खाना मौजूद था, और जहाँ ये सहूलत नहीं थी वहाँ लोगों ने किसी बरामदे में थोड़ी सी ईंटें सीमेंट लगवा कर 2 दीवारें बनवा कर आगे पर्दा टांग दिया था। यूँ वो घर के साथ अटैच्ड बाथरूम का काम दे रहा था। यहाँ आते में एक मुस्ततिल सी जगह मुस्तकिल कूड़ेदान का काम देती थी। सारी कटरी के लोग बिला तकल्लुफ़ अपना कूड़ा क्रिकेट कमरों की खिड़कियों दरवाज़ों से नीचे इस अहाते में उछाल देते। इस कटड़ी के निचले दरमियानी और इससे ऊपरे पोर्शंस में कहीं धूप रोशनी का गुजर नहीं था। रोशनी तो फिर भी किसी न किसी रोज़न खिड़की रोशनदान से झांक लेती। धूप का गुजर इधर बेहद कम था, और नीचे कूड़ेदान के इस अहाते तक धूप का पहुंचना नामुमकिन। जो भी बड़ा सा लकड़ी वाला फाटक जो दिन रात खुला रहता था, इसके बगली दरवाजे से अंदर दाखिल होता, इससे सबसे पहले इस कूड़ेदान का दीदार नसीब होता, जिसे हफ्तों महीनों बाद कॉरपोरेशन का ट्रक उठाकर ले जाता था। मगर ये खसूसी तवज्जो हफ्तों महीनों बाद इस अहाते को नसीब होती थी। इसकी वजह ये नहीं थी कि कॉरपोरेशन का अमला काम चोर या लापरवाह था, बल्कि जब जब वो पीला ट्रक कटरी के बाहर की तंग टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजर कर वहाँ तक पहुँचता, तो इस बला के गलियों में दाखिल होने से हर तरह की ट्रैफिक, पैदल, साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार और रेहड़ी बान अजीब अजाब में मुब्तला हो जाते थे। जिसे शहर की दूसरी मारूफ मसरूफ़ सड़कों पर ट्रैफिक जैम का नाम दिया जाता है, वही तकलीफ दह सूरत-ए-हाल इन गलियों में ज़हूर पजीर हो जाती। ये अलग बात कि उठाया गया कूड़ा क्रिकेट वो सारे रास्ते बिजली के तारों के खंभों तजावज़ात से टकराता इधर उधर सौगात के तौर पर गिराता चला जाता, और शाम गए तक वो गलियां भी इस कूड़े की बरकत से अच्छी खासी मुश्कबार हो चुकी होती। इसके अलावा जो ही वो ट्रक इस तारीख़ी कदीम दरवाजे से गुजरता, तंग गलियों की तरह आता दिखाई देता। थड़ों दुकानों पर बैठे रेड़ियाँ सजाए दुकानदारी करते दुकानदार बिला तकल्लुफ़ ट्रक और ट्रक के अमले को मोटी मोटी गालियाँ से ज़रूर नवाजते। कटड़ी के बाहर बैठे सन रसीदा बूढ़े धोतियाँ तहमद बांधे, पैरों में घिसे हुए खुस्से, स्लीपर ओढ़ से, चुंदी चुंदी आँखों से, रेशा ज़दा हाथों पैरों आते जाते लोगों को देखते जाते। और ये तो यहाँ के आए दिन के किस्से थे। सब्ज़ी वाले की रेढ़ी के गिर्द अब औरतें इकट्ठी होना शुरू हो गई थी। वे दिन ने कल तो पालक देकर गया था, निरा घास। जो पालक के पत्ते थे गले सड़े, कीड़े लगे, और मोल तो सोने के भाव लगाता है। कोई शर्म हया है तेरे पल्ले? सबसे पहले तो इसे इस कटड़ी के सबसे पुरानी रिहायशी ताई हलीमा ने आ पकड़ा था। ओ ताई ना कर शदाई, इसने तरंग में आकर हवा में हाथ लहरा कर गुनगुनाते हुए कहा, न तो पहली शैदाई है, तुझे किसी ने क्या करना है? ये बोल, हमें पागल दीदा फटी समझते हो जो गंदा मंदा इधर बेच जाते हो? अब ताई बाकायदा लड़ने के लिए आगे आ गई थी। वो बेनियाज सबना सड़ी हुई हरी मिर्चें टमाटर अहाते के कूड़ेदान में उछालने के बाद अब सब्जियों पर पानी का छिड़काव कर रहा था। भिंडियाँ किस तरह हैं? सामने वाले हनीफे की बीवी ने झगड़ा शुरू होने से पहले के वक्त को गनीमत जानकर कीमत पूछते हुए साफ साफ भिंडियाँ चुनना शुरू कर दी और इसके तराजू में डालने लगी। पूरे 5 किलो की पालक में से आधा किलो भी नहीं निकली, और आज जो मैं सब्ज़ी लूँगी तुझे एक धेला नहीं दूँगी। हाँ सुन रख। ताई जारहाना अज़ाइम के साथ आगे बढ़ी। ताई, ये रेड़ी मेरे अब्बे की नहीं है, ना सब्ज़ी मेरे चाचे के खेत से आती है जो लोगों को मुफ्त बांटता फिरूं। जो लेना है नकद दाम हैं, देने होंगे। कितनी कर दूं भिंडियाँ? खालिस कारोबारी अंदाज में कहते हुए रुखाई से बोला। ना हमारे पैसे भी कोई दरख्तों पे नहीं लगते, ना ज़मीन से उगते हैं कि तुम्हें गंद मंद के बदले तोड़ तोड़ कर झोली में ही डालते जाएं। खून पसीना करके बच्चे 4 पैसे कमा कर लाते हैं, इसलिए नहीं कि इन्हें रात को ढंग की रोटी भी नसीब ना हो। ताई कौन सा दुबकने वाली थी, इससे ही बुलंद आवाज़ में चिल्लाई, बस किलो कर दो। हनीफी की बीवी ने जल्दी से रुपए निकाल कर इसके तराजू में रखे और भिंडियाँ लेकर चल पड़ी। कितनी देर से ताक में थी ताई और देने के दरमियान झगड़ा बढ़ गया। इसने चुपके से दोनों की साइड से होकर 2 मोटी मोटी नीचे झूले में पड़ी गाजरें उठाईं और हाथे के आगे से गुजरती हुई सीढ़ियों की तरफ भाग गई। ए क्या लेकर गई? दीना लड़ाई में ऐसा ही गुम नहीं हुआ था इससे पहले कि वो इसकी तरफ लपकता। वो गाजरें झोली में छुपाए किसी मशाक हिरनी की तरह कलांचे भरती ऊंचे नीचे पायदान वाली सीमेंट की सीढ़ियाँ 2-2 करके फलांगती चली गई। तू बचेगी नहीं मुझसे, कल से ही नजर आई तेरी माँ। दीने ने गुस्से में लाल पीले होते मोटी सी गाली बकी और वो सीढ़ियाँ फलांगती आखिरी जीने पर पहुंचकर धौंकने की तरह चलती सांसों पर काबू पाते हुए हंसे जा रही थी। हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया। लाल सुर्ख तपते चेहरे को दोनों हाथों से थपथपा कर इसने झोली में पड़ी गाजरों में से एक उठाकर दामन से खूब रगड़ा और कचर कचर खाने लगी।
उफ़ो, अब ये क्यों आ गए हैं भला। वो जैसे गेट खोल कर गाड़ी अंदर करने लगी, राशिद अंकल की गाड़ी देखकर हमारे कोफ्त के पाँव पटक कर रह गई। वो दबे पाँव ड्राइंग रूम के आगे से गुजरी थी। कम अज़ कम अब वो इस शातिर बूढ़े का सामना नहीं करना चाहती थी, जो स्वीटी प्रीटी एमा कह कह कर इसे बेवकूफ़ बनाता रहा। शायद मेरे इस पैगाम को गुस्सा चढ़ा जो सुबह इसके सेक्रेटरी को देकर आई थी। कमरे में आकर इसने कैचर से सिल्की ब्राउन बालों को आज़ाद किया और जल्दी जल्दी ब्रश करने लगी। वॉशरूम जाकर खूब अच्छी तरह मुँह हाथ धोया और बाहर आ गई। अब ये संकी कब जाएगा, भूख लग रही है। खाला भी ने अल्लाह जाने क्या पकाया होगा। उनका भी तो मूड अच्छा नहीं था कि मैं पैसे क्यों वापस देने जा रही हूँ। आखिर हम कहाँ से खाएं पिएंगे, अब मुझे जॉब करना होगी। आईने के सामने खड़े होकर बाल सुलझाते हुए वो सोच रही थी। तुम्हें बुला रहे हैं वो, आकर बात सुन लो। खाला भी न जाने कब कमरे में आई थी, रुखाई से बोली। मैं क्या बात करूँगी, आप कर लें। वो झल्ला कर बोली। मैं अनपढ़ जाहिल, मैं क्या बात करूँ। उन्होंने तुम ही से बात करना है, जाओ सुन लो। वो इसका जवाब सुने बगैर लौट गई। ओफ़ो, अब क्या मुसीबत है। इसने ब्रश बेड पर उछाला, बालों को दोबारा कैचर में जकड़ा। इसे कुछ ख्याल आया। मुड़कर अलमारी खोली और वाइट सूट के साथ लटका ब्लैक स्कार्फ उतार कर गले में डाल लिया और फिर बाहर निकल आई। ऐसी भी क्या नाराज़ी कि हेलो हाई से भी गए। वो जैसी अंदर दाखिल हुई बेतकल्लुफ़ी से इसे देखते ही बोले। वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। मैं थकी हुई थी, सॉरी। इसने बदिक्कत लहजे को नॉर्मल रखा। कहाँ से आ रही हो, उन्होंने बड़े इस्तेहकाक भरे अंदाज में सवाल किया था। इसे गुस्सा तो बहुत आया मगर पी गई, यूं ही फ्रेंड्स के साथ। वो कंधे उचकाकर कॉर्नर वाले सोफे पर बैठ गई। अगर मूड हो तो बाहर चलें, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। उनके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। बात तो मुझे भी आपसे करनी है, कुछ सोचकर आहिस्तगी से बोली। ओके, तो चलो फिर बाहर चलते हैं, डिनर भी हो जाएगा और दो तरफ़ा ज़रूरी बातें भी। वो एकदम से गाड़ी की चाबी और सेल फ़ोन उठाते हुए खड़े हो गए। वो कुछ मुतज़ब्ज़ब सी बैठी रही। चलो, अब क्या सोचने लगी। वो इसके पास आकर बोले। लाइट ग्रीन कलर के कीमती सफारी सूट में वो काफ़ी स्मार्ट और डिसेंट लग रहे थे, और यकीनन इससे मुखलिस भी। चलो इनके खुलूस को भी नाप तोल लेते हैं, वो फ़ैसला करके खड़ी हो गई। खाला भी को बताकर वो इनके साथ फ्रंट डोर खोलते हुए आराम से बैठ गई। गाड़ी में एसी चल रहा था और गाड़ी में फैली नर्म खुशबू ने माहौल को एकदम मुअत्तर ही नहीं रोमांटिक भी बना डाला था। इसने कनखियों से राशिद अंकल की तरफ देखा। उनका पूरा ध्यान ड्राइविंग की तरफ था। वो मजबूत हाथ से स्टीयरिंग संभाले, लब भींचे, इसे बेसाख्ता पापा की याद दिला गए। वो भी तो इसी तरह ड्राइविंग किया करते थे, बिल्कुल मगन अंदाज में। और इसे भी अक्सर कहते रहते थे कि जब कोई शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा स्टीयरिंग घुमा रहा होता है तो ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे जो भी इसके साथ बैठे हैं उनकी मौत और ज़िंदगी का जिम्मेदार होता है। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो गईं। और क्या हो रहा है आजकल, उन्होंने हॉलीडे इनके सामने गाड़ी पार्किंग एरिया की तरफ ले जाते हुए सरसरी लहजे में पूछा। वो चुप रही। क्या मंगवाएं, उन्होंने मेन्यू कार्ड से थमाते हुए पूछा। जो आप पसंद करें। मेरा मूड तो कुछ खाने का नहीं है। इसने कार्ड खोले बगैर मेज़ पर डाल दिया। उन्होंने एक हैरान सी नज़र इस पर डाली, कंधे उचकाकर मेन्यू कार्ड देखने लगे। खाना दोनों ने बेहद खामोशी से खाया। इसका तो यूं भी दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी थोड़े से चावल लेकर हाथ खींच लिया। उनके इसरार पर भी इसने मज़ीद कुछ नहीं लिया। क्या बात करनी थी तुमने मुझसे, खाने से फारिग होकर उन्होंने नैपकिन से हाथ और मुंह के किनारे साफ़ करते हुए पूछा। बेहतर है पहले आप कह लें, मेरी बात तो बेहद मुख्तसर सी है। इसने उनके चेहरे पर नज़रें जमा कर कहा। नहीं, पहले मैं तुम्हारी बात सुनना पसंद करूँगा, यूँ भी लेडीज़ फर्स्ट होता है। उन्होंने हतमी अंदाज में कहा तो इसने भी ज़िद करना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे जॉब करनी है, लेवल अधूरा है, इसे मुकम्मल करना है, और पार्ट टाइम जॉब, और बस। तीसरी बात को इसने मुंह में ही रोक लिया। मुझे बेहद अफसोस है कि ताहिर ने तुम्हारे लिए कुछ ख़ास, बल्कि कुछ भी नहीं। मैंने समझाया था इसे और वो ख़ुद इस बारे में बेहद फ़िक्रमंद था, मगर इसके मसले की नोयत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। वो चौंकी। कैसा मसला? तुम्हारी मदर को गुज़श्ता 8 सालों से ब्लड कैंसर था, और वो हर साल उनका ब्लड चेंज करवाने, एक तो ये बीमारी जानलेवा, फिर बेहद महंगा इलाज। हालांकि भाभी इस बात के ख़िलाफ़ थी कि सारा पैसा उनकी बीमारी पर लगा दिया जाए, ऐसी बीमारी पर जिसमें बचने के चांसेस बेहद माइनल थे। मगर ताहिर की जान तो भाभी में थी, इसी वजह से तो गुज़श्ता 8 सालों से कोई भी काम जमकर नहीं कर सका। हर वक्त तो भाभी की हालत, और वो दोनों तुम्हें इस सब बताकर परेशान नहीं करना चाहते थे। फिर भाभी, हालांकि सब जानते हैं कि कैंसर खुदा न खास्ता कोई वायरस बीमारी नहीं है, मगर इन्हें वहम था कि खुदा न खास्ता तुम्हें साथ रखा तो ये मोज़ी बीमारी कहीं तुम्हें भी अपनी लपेट में न ले ले। और दूसरे, वो रुके। और दूसरे, वो बेचैनी से बोली।
وہ تمہیں خود سے دور رکھ کر انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے تھے، تم ان کی محبت میں انوالو نہ ہو، عجیب منطق تھی ان کی، تمہیں خود سے دور رکھ کر خود بھی بے چین رہے اور تمہیں بھی رکھا۔ اور طاہر کے لیے تو وہی بات سب سے مقدم تھی جو شمائلہ کہتی۔ بہرحال یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ شمائلہ بھابھی کی ڈیتھ اس بیماری سے نہیں ہوئی جس کے سائے ان دونوں کو رات دن خوف زدہ کرتے رہتے تھے، اور شاید یہ ان کی سچی محبت کا نتیجہ تھا جو دونوں اکٹھے ایئر کریش میں۔ وہ چپ ہو گئے۔ وہ دونوں کتنی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ تو اب تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ اس خاموشی کو انہوں نے ہی توڑا۔ ابھی تمہاری تعلیم بھی مکمل نہیں، پھر اکیلے رہنا۔ میں عادی ہوں، اور خالہ بی نے بھی اپنے گھر جانا ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ میرے پاس اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ چند ثانیے بعد بولے تو وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے میری مسز ایک زمانہ پہلے مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ 2 بیٹے تھے، دونوں کی پرورش کی، پڑھایا لکھایا، اللہ کا شکر ہے دونوں UK میں سیٹل ہیں، شادیاں بھی کر لیں، خوش باش ہیں، پھر مجھے ان کی طرف سے کوئی فکر بھی نہیں۔ اب اپنے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو عجیب سی تنہائی ڈستی ہے۔ پہلے میں نے اس بات پر نہیں سوچا تھا۔ کل تم رقم واپس کر کے گئیں تو اس چیز نے میرے دماغ کو کلک کیا۔ وہ رکے، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کیا؟ وہ چلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں آج کہیں جانا نہیں نا؟ وہ دونوں بازوؤں کا تکیہ بنائے سنگل بیڈ پر لیٹا چھت کو تکتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا جب رضوان نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں، اس نے لب ہلائے بغیر مبہم سا ہنکارا بھرا۔ ذرا اپنے دوست شہزاد سے کہہ کر چند گھنٹوں کے لیے گاڑیاں تو دلوا دو، نمبر ملاؤں اس کا؟ رضوان اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے خوش آمدی سے لہجے میں بولا۔ سیل فون ہاتھ میں لیے وہ نمبر ملانے کے لیے تیار تھا۔ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھے بغیر اس طرح لیٹے لیٹے میں کان کی انداز میں جواب دیا۔ حد ہے، اپنی قسمت ہی خراب ہے۔ رضوان نے بے دلی سے موبائل جیب میں رکھ لیا اور کرسی سے سر ٹکا کر مایوس سا بیٹھ گیا۔ آج کس کے ساتھ ڈیٹ مارنے جا رہے ہو؟ تم نہیں جانتے؟ رضوان گہرا سانس لے کر بولا۔ کوئی نیا آئٹم ہے کیا؟ یہی سمجھ لو۔